हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपने प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक चल रहा है जो फिजियोलॉजी का अंतिम चैप्टर है, और उसमें बेटा अपन यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास 12, और जो टॉपिक अपना चल रहा है फोटोसिंथेसिस। और उसमें बेटा कल अपन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। तो उसमें अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतिहास के लगभग 10 पॉइंट आपको कल मैं बता चुका हूँ। तो आज अपन 10 से आगे यानी कि 11वें पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, रॉबर्ट हिल ने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का, वैज्ञानिक का नाम क्या बोला बेटा मैंने? रॉबर्ट हिल ने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का विस्तृत अध्ययन किया। बहुत इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है बेटा रॉबर्ट हिल। इसके बारे में अपन बाद में भी पढ़ेंगे। तथा जल के प्रकाशीय अपघटन को समझाया, तथा जल के प्रकाशीय अपघटन को समझाया। तो बेटा एक पॉइंट तो इसमें अपन को ये पढ़ना है, ठीक है ना। एक बार मैं 5-6 लिख देता हूँ साइंटिस्ट और उनके काम, फिर आपको एक साथ दोबारा से बता दूंगा। पॉइंट नंबर 12 में बेटा रूबेन और कामेन ने, बड़ा इम्पोर्टेंट नाम, रूबेन व कामेन ने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन O18 का उपयोग कर यह बताया, रूमेन तथा कावेन ने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का उपयोग कर यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन संश्लेषण क्रिया में निष्कासित O2 का स्रोत, बड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा ये, H2O है, CO2 नहीं, ठीक है। आ जाइए पॉइंट नंबर 13वें पर, ठीक है। वो भी लिख देता हूँ, चलो, CO2 नहीं। पॉइंट नंबर 13, केल्विन तथा वेंशन ने रेडियो समस्थानिक, ये सारे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक चल रहे हैं। केल्विन व वेंशन ने रेडियो समस्थानिक C14 का उपयोग कर C3 चक्र की खोज की। बाद में पढ़ेंगे बेटा C3 चक्र के बारे में, खोज की। इस चक्र में प्रथम स्थायी यौगिक,
प्रथम स्थायी यौगिक तीन कार्बन युक्त यौगिक PGA। क्या नाम बोला बेटा मैंने? PGA। इसका पूरा नाम फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। इस कार्य हेतु 1961 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बेटा आपके सामने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के इतिहास से संबंधित 3 बिंदु मैं लिख चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए एक बार तीनों के बारे में देख लो, तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए रॉबर्ट हिल ने प्रकाश संश्लेषण की प्राकाशिक अभिक्रिया का विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है, तथा जल के प्रकाशीय अपघटन को समझाया। आपको कल मैं बता चुका हूँ बेटा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया का विस्तृत अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया था, ठीक है। साथ ही इन्होंने जल के प्रकाशीय अपघटन को समझाया था। आगे चलिए, रूमेन तथा कामेन ने रेडियो एक्टिव O18 का उपयोग कर यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन का स्रोत जल है, CO2 नहीं, ठीक है। आपने वो समीकरण पढ़ी है ना प्रकाश संश्लेषण की, क्या रिएक्शन पढ़ी थी आपने कल? देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपने पढ़ी थी 6CO2 + 6H2O, ठीक है ना, और C6H12O6 + 6O2, है ना। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझें कि रूमेन और कॉमेन ने ऑक्सीजन के समस्थानिक O18 का उपयोग करते हुए ये बताया, ठीक है, कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन मुक्त होती है ये जल से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि भाई ऑक्सीजन का जो सोर्स है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो क्या है? जल है, ठीक है। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 3, केल्विन तथा बेंसन ने रेडियो समस्थानिक C14 का उपयोग कर C3 चक्र की खोज की। इस चक्र में प्रथम स्थायी यौगिक 3 कार्बन युक्त यौगिक PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। इस कार्य के लिए 1961 में केल्विन और बेंसन को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है बेटा। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। तो इसमें आगे चलते हैं बेटा। इमर्सन तथा उसके साथियों ने, नेक्स्ट, इमर्सन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इमर्शन प्रभाव के बारे में बताया, ठीक है ना। आगे आपको बताऊंगा बेटा कि इमर्शन प्रभाव एक्चुअल में होता क्या है। इमर्शन प्रभाव के बारे में बताया, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाइए। जॉर्नन ऑर्नॉन ने फोटोफॉस्फोराइलेशन
ऑर्नन ने प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज की। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बेटा, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या मतलब होता है? वैसे आपको इसको आगे पढ़ाऊंगा। प्रकाश फास्फोरिलीकरण का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी में अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से एटीपी का निर्माण। ठीक है, तो इस क्रिया को आप कुछ यूँ भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा? देखो, एडीपी प्लस आईपी और क्या बन जाएगा बेटा? एटीपी। पर यदि यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इस क्रिया को प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। तथा इन्होंने पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के महत्व को बताया। तथा ऑर्नन ने पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड के महत्व को बताया। तो बेटा ये पीएस फर्स्ट और सेकंड क्या होते हैं? प्रकाश तंत्र फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। इनको बेटा वर्णक तंत्र फर्स्ट एंड सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये इनके दूसरे नाम हैं। ठीक है, अगले स्टेप पे आ जाइए। हैच और स्लैक ने उष्णकटिबंधीय पादपों में, वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं? हैच व स्लैक ने उष्णकटिबंधीय पादपों में C4 चक्र को बताया। उष्णकटिबंधीय पादपों में C4 चक्र की खोज की। आपको C4 चक्र भी पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। C4 चक्र के अंतर्गत 4 कार्बन युक्त यौगिक OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल निर्मित होता है प्रथम स्थायी उत्पाद के रूप में। जैसे कि अपन ने C3 के बारे में पढ़ा था, उसके अंतर्गत 3 कार्बन युक्त यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल PGA निर्मित होता था। ठीक है, एंड बेटा इतिहास का लास्ट पॉइंट, पीटर मिचेल ने फास्फोरिलीकरण के पढ़ा चुका हूँ बेटा श्वसन में। मिचेल ने फास्फोरिलीकरण के केमियोस्मोटिक सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। केमियोस्मोटिक सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। इस कार्य हेतु इन्हें 1978 में रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ आकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपूर्ण इतिहास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक बार ये जो 4-5 बिंदु मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ना इन्हें ध्यानपूर्वक सुन लें। देखिए, इमर्शन और उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इमर्शन प्रभाव के बारे में बताया। देखो बेटा, अभी तो केवल मैं नाम बता रहा हूँ। इमर्शन प्रभाव के बारे में इसी पाठ में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है,
आगे चलिए। ऑर्नोन ने प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज की, ठीक है। साथ ही इन्होंने पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के महत्व को बताया, ठीक है बेटा। एक मिनट सुन लो। प्रकाश फास्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का निर्माण, ठीक है। और दो शब्द अपन ने बोर्ड पे लिखे हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। इनका मतलब होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट या वर्णक तंत्र फर्स्ट, और प्रकाश तंत्र सेकंड या वर्णक तंत्र सेकंड। एंड बेटा लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, सेकंड लास्ट। हैच और स्लेक ने उष्णकटिबंधीय पादपों में C4 चक्र की खोज की। आपको C4 चक्र भी पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ कि C4 चक्र के अंतर्गत प्रथम स्थायी उत्पाद के रूप में 4 कार्बन युक्त यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है, इसीलिए इस चक्र का नाम C4 चक्र है, ठीक है बेटा। और आगे लास्ट पॉइंट, पीटर मिश्चेल, ठीक है ना, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ने फास्फोरिलीकरण के केमियोस्मोटिक सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। एक्चुअल में इन्होंने फोटोफास्फोराइलेशन के केमियोस्मोटिक सिद्धांत के बारे में बताया। इन्हें 1978 में रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है बेटा। तो देखो एक बात तो अपन ने यहाँ पे ख़त्म कर ली। अब अपन दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का स्थल। एक्चुअल में अपन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का परिभाषा और उसका इतिहास पूरा खत्म कर लिया, ठीक है। अब अपन आगे प्रकाश संश्लेषण का स्थल पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में, देखो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रकाश संश्लेषण, और जैसा कि आप सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। एक तो होती है बेटा प्रकाशिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? लाइट रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी होती है बेटा अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब बात ये आती है, पहले आप अप्रकाशिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहली बात ये आती है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कहाँ पर संपन्न होती हैं, क्योंकि अपना हेडिंग क्या लिखा हुआ है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का स्थल। तो मैं आपको बता रहा हूँ हरित लवक के ग्रेना में, यहाँ इसके सामने लिख रहा हूँ मैं हरित लवक के ग्रेना में। और बेटा ग्रेना के भीतर भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन कणों को क्वांटासोम कहते हैं। एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना के क्वांटासोम में संपन्न होती है। अब बात करते हैं अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया की। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो सबसे पहली बात जो अपन को जाननी और सीखनी है वो तो आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे संक्षेप में लिख दी, आप इसे देख सकते हैं। एक बार दोबारा कह देता हूँ, देखो बेटा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के 2 चरण होते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है,
ग्रेना के भीतर कौन से कण पाए जाते हैं? क्वांटासोम। तथा बेटा अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो एक कहानी तो अपन ने ये खत्म कर ली, ठीक है। अभी इसी में आगे देखिए, आगे अपन को क्या पढ़ना है? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा दृश्य स्पेक्ट्रम में से प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा दृश्य स्पेक्ट्रम में से 400 से 700 nm तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश 400 से 700 nm का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर वाले तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अत्यधिक अवशोषण किया जाता है। अत्यधिक अवशोषण किया जाता है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में बेटा ये 400 से 700 nm का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है? नैनोमीटर। वर्ण क्रम के इस भाग को प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, वर्ण क्रम के इस भाग को प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है। इसको इंग्लिश में यदि बोलें फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोल देंगे? PAR। बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। आपको पेपर के लिए याद करना पड़ेगा कि भाई PAR का फुल फॉर्म लिखिए। तो आप इसे हिंदी में तो कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, और इंग्लिश में कह सकते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है बेटा। तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ कि प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा दृश्य स्पेक्ट्रम में से 400 से 700 nm तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अत्यधिक अवशोषण किया जाता है वर्णकों के द्वारा। वर्ण क्रम के इस भाग को, कौन से भाग को बेटा? 400 से 700 nm तरंगदैर्ध्य वाले भाग को प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। इसको यदि इंग्लिश में बोले तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। शॉर्ट फॉर्म इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, PAR का पूरा नाम लिखिए। तो आप इसका नाम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR या प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, इसी में बेटा पार्क एवं पान के अनुसार एक छोटा सा पैराग्राफ और आप देख लें। पार्क कुछ किताबों में बेटा बिगिंस भी लिखा है, आपकी किताब में पान लिखा है, तो मैं वही कह रहा हूँ। पार्क व पान के अनुसार थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती हैं। पार्क व पान के अनुसार थाइलेकोइड की भीतरी सतह पर
थाइलेकॉइड की भीतरी सतह पर सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। और बेटा पार्क और बिगिंस ने इन कणिकाओं को क्वांटासोम कहा। क्या बोला इनको? पार्क व बिगिंस ने क्वांटासोम कहा। ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ, आप सुन लीजिए। पार्क एवं पान के अनुसार थाइलेकॉइड की भीतरी सतह पर अनेक सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती हैं। इन कणिकाओं को क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। क्वांटासोम नाम किन वैज्ञानिकों ने दिया? पार्क और बिगिंस ने। प्रत्येक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के अणु इन 1 क्वांटासोम। क्या क्या होता है एक क्वांटासोम में? 230 तो क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ठीक है ना। जिसमें 160 और 70, 160 अणु तो होते हैं बेटा क्लोरोफिल ए के और 70 क्लोरोफिल बी के। तो 230 हो गए, 160 और 70। ठीक है। इसके अलावा 48 कैरोटीनॉइड, 48 अणु किसके होते हैं? कैरोटीनॉइड के होते हैं। 46 क्विनोन के होते हैं। ये बेटा वर्णकों के बारे में बताया जा रहा है। 46 अणु किसके होते हैं? क्विनोन के। 116 फास्फोलिपिड के अणु, 116 किसके अणु? फास्फोलिपिड के। ठीक है ना। और बेटा एंजाइम्स और कुछ अन्य अणु, इसके अलावा एंजाइम्स और कुछ अन्य अणु ये पाए जाते हैं बेटा 1 क्वांटासोम के अंतर्गत। ठीक है ना। प्रत्येक क्वांटासोम 180 एंगस्ट्रम लंबा, चाहे आप सीधे कह दीजिए क्वांटासोम की लंबाई चौड़ाई। एक मिनट इधर देखिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पार्क एवं पान के अनुसार थाइलेकॉइड की भीतरी सतह पर अनेक सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती हैं। इन सूक्ष्म कणिकाओं को पार्क और बिगिंस ने थाइलेकॉइड नाम दिया। एक थाइलेकॉइड के अंतर्गत 230 क्लोरोफिल के अणु, 48 कैरोटीनॉइड, 46 क्विनोन, 116 फास्फोलिपिड, एंजाइम्स तथा कुछ अन्य अणु उपस्थित होते हैं। राइट बेटा। और इसकी लंबाई 180 एंगस्ट्रम, 160 क्वांटासोम की लंबाई कितनी बता रहा हूँ? 180 एंगस्ट्रम। इसकी चौड़ाई बेटा 160 एंगस्ट्रम तथा 100 एंगस्ट्रम मोटाई। मोटाई कितनी? 100 एंगस्ट्रम। ठीक है। तो यहाँ आज का इस वीडियो का काम खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से अपन प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। पहले उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया, तत्पश्चात अप्रकाशिक अभिक्रिया। धन्यवाद बेटा।